Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. Monday to Friday सुबह 9 से 11 हम यहाँ लाइव होते हैं, मैं और जुहेब हसन। लेकिन आज कुछ डिफरेंट है, वो ये कि जुहेब हमारे साथ नहीं है क्योंकि कोई इनका फैमिली का कोई इम्पॉर्टेंट मैटर था जिसकी वजह से उनको आज मिस करना पड़ा, विच इज़ सो रेयर। क्योंकि जुहेब कभी छुट्टी नहीं करते और मैं बल्कि बड़ी चिढ़ती में कहती हूँ जुहेब तुम कभी तो ऑफ करो, कभी छुट्टी लो, जाओ। इस समय मैं भी इस्लामाबाद से फैमिली को सबको मिल के आई, शादियाँ भी अटेंड की, तो माशाल्लाह जुहेब इज़ वेरी पंक्चुअल और कभी छुट्टी नहीं करते। तो आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, स्पेशली जब मैं एक 1 वीक के बाद आई। मैंने कहा जुहेब से बहुत सारी बातें डिस्कस करूँगी, न्यूज़ ये वो, इंटरनेशनल लोकल क्या चल रहा था, और पता चला जुहेब आज आए नहीं। तो आज का शो ज़रा खुद संभालेंगे, खुद बात करेंगे, शुक्र है आदत भी हो गई है। न्यूज़ इज़ समथिंग दैट आई रियली इन्जॉय। ख़बर पे नज़र होनी चाहिए, इंटरनेशनल नेशनल समझ भी आनी चाहिए। इसकी वजह से आप यकीन करें कि पाकिस्तानी मीडिया तो मैं न्यूज़ जो है हमारे बड़े कमाल एनालिस्ट हैं उनको फॉलो करती हूँ। उसके अलावा दूसरे ममालिक के भी जो न्यूज़ प्रोग्राम्स होते हैं, दोस्त और दुश्मन सबको फॉलो करती हूँ, इसलिए कि पता होना चाहिए। और ओपिनियन बनाने में या कुछ समझने में बड़ी आसानी होती है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या इरादा है, और फिर बातें समझ आने लगती हैं। मैं बल्कि चाहूँगी कि आप भी ऐसा करें, आप भी दूसरे ममालिक की न्यूज़ को थोड़ा सा अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको समझ आएंगी कि जो यहाँ बातें आपको समझ में नहीं आ रही वो कोई वजह है, और आपको समझ में आने लगेंगी कि भाई आपको जो है गलत नैरेटिव बताया जा रहा है, आपको प्रोपेगेंडा आप पे किया जा रहा है आपके मुल्क के खिलाफ, और फिर आपकी ना बड़ी क्लैरिटी आती है। इसलिए मैं बहुत जगह बहस भी कर पड़ती हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत कुछ पता चल जाता है इसलिए। और अब ईयर एंड है और 2026 में अब हम दाखिल होंगे। कैसा रहा ये साल? आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी हैपनिंग ईयर। मेरे लिए तो था ही, लेकिन आई थिंक पूरी दुनिया के लिए इतना हैपनिंग ईयर। जिस तरह पाकिस्तान माशाल्लाह एक पावर बन के सामने आया है। हम बहुत सारी चीज़ों को तो पहले वैसे ही बुक्स में पढ़ते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ देखा एक्चुअली। और जो क्या वो डॉग फाइट की अगर हम बात करें, ओहो हो, 8-0 10-0 नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की इतनी तारीफ़ करती हैं, तो इतनी खुशी होती है, इतना प्राउड हम फील करते हैं। जैसे अभी भी टेलीग्राफ जो कि एक ब्रिटिश पब्लिकेशन का डेली न्यूज़पेपर है, और उनकी जो ख़बरें होती हैं बड़ी ऑथेंटिक होती हैं, बड़ी मानी जाती हैं। तो उसमें ईयर एंड में भी पाकिस्तान के बारे में बहुत जिक्र हुआ है। थ्रू आउट द ईयर तो हुआ ही है, स्पेशली आफ्टर मे, लेकिन अब भी जो है माशाल्लाह हम ख़बरों में होते हैं, हमारी तारीफ़ होती है, और दुश्मनों को बहुत आग लगती है शदीद। तो उस पर हम बात करेंगे। नए भी जो उनके रिव्यूज़ आए हैं पाकिस्तान के बारे में लिखा है, और जनरली भी हर जगह तारीफ़ हो ही रही होती है। इसके अलावा अगर हम ईयर एंड में बात करें तो स्पोर्ट्स, क्रिकेट, थैंक गॉड बिल्कुल एंड में आके ऐसे पलटा खाया हमारी टीम की परफॉर्मेंस ने। और पहले जहाँ बुरी खबरें आ रही थी, और आई नो हम सब बहुत ही डिसहार्टेड थे, अपसेट भी थे, बहुत तनकीद भी हो रही थी क्रिकेट टीम पे, लेकिन अंडर 19 के जो बच्चों ने माशाल्लाह जो हमारा कहते हैं हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है, क्या परफॉर्मेंस दी है कि आगे अब वर्ल्ड कप T20 एंड आफ्टर दैट PSL, बड़ा ही होपफुल हैं और मज़ा आएगा। एंड आई थिंक कि हमारे वो जो एक बार मुझे कहता है ना कि आपकी अनलकी स्ट्रीक जो है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जब आप एक दफ़ा अच्छा खेलने लगते हैं तो फिर आप अच्छा खेलते ही रहते हैं। बाकी हैंडशेक हो या ना हो, सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा। ये तो बात आपने सुनी ली एंड आई एग्री विद इट टोटली। उससे हमारी परफॉर्मेंस आई थिंक शायद बेहतर ही हुई है, बुरी नहीं हुई, तो इसलिए कोई फ़र्क हमें पड़ता नहीं। वेदर सिचुएशन क्या है? मैं भी इस्लामाबाद पिंडी से आ रही हूँ, तो सर्दी थी, कड़ाके की सर्दी थी, और बहुत सारी शादियाँ, फंक्शंस, इवेंट्स, लेकिन इतने कमाल से वो पता नहीं क्या सेटअप करते हैं कि वहाँ सर्दी लगती नहीं, पता नहीं चलता। बाकी रोड्स वगैरह बन रही थी पिंडी में, जहाँ से मैं हूँ, मेरा ताल्लुक़ है। मैंने कहा भाई ये जहाँ जाते हैं फंस क्यों जाते हैं ट्रैफिक में, क्योंकि इतनी सड़कें आपको पता है पंसड़की के पास वगैरह सारी कचहरी के पास ब्लॉक्ड हैं, और बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन जो प्लान है उसके बाद ही कि बहुत आसानी हो जाएगी, और बहुत अच्छे फ्लाईओवर्स वगैरह जैसे आगे आप एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं, इस्लामाबाद पिंडी को जिस तरह रवात को उन्होंने लिंक किया है, उससे और बेहतरी ही आएगी। तो मुश्किल जो होती है उसके बाद आसानी ही पैदा होती है। यहाँ भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन, कराची में भी बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो ओपन हो जाएंगी फॉर पब्लिक। एक तो ये है। तो वेदर जो क्या है, एंड ऑफ द ईयर 30th को ये प्रेडिक्शन है कि जी कराची में बारिश होगी,
बहुत सारे कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स भी हो रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं। तो जिन्होंने शादियां ओपन एयर में रखी हुई हैं, जब प्लीज़ ख्याल करें, क्योंकि 30th को कराची में बारिश होने का इम्कान है। तो आप देखिए कि इसको इंडोर आप कैसे इसको शिफ्ट करेंगे, मुश्किल है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर अगर शादी में कुछ आपको अरेंजमेंट चाहिए, कोई और हॉल को चेंज करना है, वेन्यू बदलना है, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो एक हम आज फिल्म आइटम जो कि अभी रिलीज़ हुई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। टॉप स्टोरीज, आई हैव सो मच टू से टुडे। नॉर्मली होता है कि हमें वक्त डिवाइड करना पड़ता है बिटवीन मी एंड जोहेब, और आज मैं हूँ और मुझे डबल टाइम मिल रहा है बात करने का। तो आज बहुत सारी आपको जो है ना सुपर डोज मिलेगी मेरी बातों की, साथ में ख़बरें, लोकल एंटरटेनमेंट्स की तो हम बात सेकंड आवर में करेंगे। अभी हम पॉलिटिकल, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बारे में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे अभी मुजीबुर रहमान शामी साहब, कमाल सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो उनसे हम बात करेंगे अबाउट ये पूरा 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। हमारे इतने कमाल जो इंटरनेशनल आई थिंक हमारे रिलेशंस बने हैं दुनिया के साथ। हमने बहुत से जो पुराने हमारे दोस्त थे उनसे दोबारा दोस्ती हो गई, जो दोस्त थे उनसे पक्की दोस्ती हो गई, और बहुत सारे जिनको थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ भी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बिल्कुल क्लियर हो गई, और जो दुश्मन थे वो तो पक्के ही दुश्मन बन गए। तो कुछ ऐसा हमारा रहा है साल। तो हम मुजीब साहब को कनेक्ट करते हैं। हेलो जी, कनेक्ट अभी हम कर रहे हैं। शामी साहब हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सर कैसे हैं? सॉरी पहले माजरत कर लूँगी, मेरे थोड़े से कच्चे पक्के सवाल होते हैं। आपको पता है ज़ुहैब आज है नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, कच्चे पक्के जवाब दे देंगे हम। नहीं, आपके तो हमेशा जवाब बड़े पक्के होते हैं। शामी साहब प्लीज़ बताएं 2025 कैसा रहा पाकिस्तान का। मैं बता रही थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, अच्छे बुरे, क्या सूरत हाल रही, अगर आप रिकैप करें 2025 को फॉर पाकिस्तान पॉलिटिकली। 2025 जो है पाकिस्तान के लिए तो बहुत बेहतर रहा। पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां नसीब हुई। भारत ने जो हमले की हमाकत की थी हम पर, उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब पूरी दुनिया जो है इस बात का एतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान फातेह था और इंडिया जो है उसको हजीमत उठानी पड़ी। तो इस लिहाज से तो फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी आप देखें, पाकिस्तान ने बहुत पेशकदमी की है, और अब तमाम बड़ी ताकतों के साथ और इस्लामी ममालिक के साथ और सबसे ताल्लुकात पाकिस्तान के बहुत बेहतर हुए हैं जी। एक रिश्ते जो हैं एतमाद के वो गहरे हुए हैं। देखिए बीजिंग में भी हमारी बात सुनी जा रही है और वाशिंगटन में भी पजीराई हो रही है। जी जी। और तो बड़ा हमने एक कलीदी किरदार अदा किया है गजा की जंग बंदी में भी, और जनूबी एशिया में तवाज़ुन बरकरार रखने में भी। तो इस लिहाज से तो ये बड़ा मुबारक साल था पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो शामी साहब जब आपके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, आपके मुल्क की तारीफ होती है, तो एक आम शख्स की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है ना, वो तो ये भी जानना चाहते हैं कि भी हमें क्या फ़ायदा हुआ उससे। देखिए, जब आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, आपकी पजीराई हो रही होती है और आपकी सलाहियत का एतराफ़ किया जा रहा होता है, तो आम आदमी में भी खुद एतमादी पैदा होती है। हम पाकिस्तान के बारे में हर वक्त मनफी ख्यालात जो हैं या मनफी उस पे बातों में उलझे रहते हैं, और जब हमें एक नया एतमाद पैदा होता है कि नहीं, हम एक बड़ी ताकत हैं और हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और हमारे दोस्त जो हैं दुनिया में बहुत हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो एक खुद एतमादी पैदा होती है, बहैसियत कौम भी और बहैसियत फर्द भी, क्योंकि हम कौम का हिस्सा है। तो जब कौम में खुद एतमादी पैदा होगी तो हमारे अंदर भी होगी और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है और अपनी कमजोरियों पर गलबा पाने की एक उमंग पैदा होती है। तो इस लिहाज से जब हम कौम के तौर पर हमारी पजीराई होती है तो हर फर्द जो है उसका सर जो है वो बुलंद होता है। बेशक आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो आपको इमिग्रेशन पे डिफरेंटली लोग देख रहे होते हैं, जरूर कहेंगे यू फ्रॉम पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान। तो इतने अच्छी तरह एक अलग सा आपका ना उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो जो लोग खास तौर पर ट्रैवल करते हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है, जो ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबको फर्क पड़ता है। अच्छा शामी साहब जरा ये भी बताएं थोड़ा पॉलिटिकली
ये साल सियासत के लिए अगर लिहाज से बात की जाए वो पाकिस्तान के लिए कैसे रहा? हमारी इंटरनल जो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, दोस्तियाँ, कोलैबोरेशंस, वो कैसे रहा? देखिए, अंदरूनी तौर पर तो जो एक यानी हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सका और हुकूमत अपना काम करती रही, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो टेंशन बरकरार रही है। और हमारी तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर बहुत शिकायत हैं, उसके लीडर जो हैं वो जेल में हैं, उनके कई कारकुन जेल में हैं। तो अंदरूनी तौर पर तो हम उसी तरह से हम एक दूसरे से उलझे रहे हैं जिस तरह से कि अक्सर उलझे रहते हैं। तो लेकिन बहरहाल एक हदूद क़यूद में मामला रहा और कोई बहुत ज़्यादा तलखी पैदा नहीं हुई। जो तलखी ऑलरेडी पैदा हो चुकी है, बस उसी के साथ हम मसरूफ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अंदरूनी तौर पर तो कोई हमें यानी ज़्यादा सियासी तौर पर तो कोई ज़्यादा मुसरत का इज़हार नहीं कर सकते, लेकिन मुआशी तौर पर तो हम ज़रा स्टेबल हुए हैं और हमारी मईशत जो है उसमें ठहराव आया है। जी और तो इसलिए मुआशी तौर पर हम एक पहले से बेहतर हैं, और लेकिन सियासी तौर पर हम वही हैं जहाँ पिछले साल थे। बिल्कुल। तो शामी साहब, ये एक चीज़ जो थोड़ी कांस्टेंट रही है ईयर एंड में, ख़ास तौर पे पीटीआई के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं ठीक हो पा रहा। अभी तो यूके वाली भी जो बात हुई वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग थी। हम सोशल मीडिया देखें, एक तो इतना फेक न्यूज़ चल रही होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि सच क्या झूठ क्या, अजीब से स्टेटस। लेकिन ये कि कॉन्फ्लिक्ट तो है और बहुत सीवियर कॉन्फ्लिक्ट है, ये कैसे ठीक होगा? बस इसके लिए तो फिर कुछ मिलके कोशिश करनी होगी। और अभी हुकूमत ने जो मुज़ाकरात की दावत दी है और पीटीआई के जो उन्होंने कबूल भी कर लिया है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर है, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ये सिलसिला आगे बढ़े और बातचीत हो और मसाइल तय हों, एक मुफाहमत का जज्बा जो है वो तवाना हो। तो ये एक सिल्वर लाइन ये इसके अंदर है कि बातचीत का दरवाज़ा जो है वो खुल रहा है या फरीक़ैन इससे इत्तफाक कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह हम आगे एक दूसरे से यानी पेशकदमी करते रहे एक दूसरे की तरफ, तो हो सकता है कि हम अपने सियासी मामलात को भी बेहतर करने में कामयाब हो जाएं। जी, बहुत ही ज़रूरी है। और आप थोड़ा सा अब ये बताएं ज़रा, हम इंडिया के बारे में बात करें, 2025 इंडिया के लिए कैसे रहा? इंडिया के लिए तो एक साल बहुत ख़राब रहा। इंडिया का जो इमेज है वो बहुत मुतासर हुआ है और इंडिया एक कमज़ोर मुल्क के तौर पे सामने आया है। और फिर ये है कि ख़ास तौर पर जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप से तो ख़ास तौर पर एक तलखी पैदा हुई है इंडिया की। बिल्कुल। और वज़ीर-ए-आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं उनको एक बड़े सुबकी का सामना करना पड़ा है। फिर यह कि इंडिया के अंदर भी अभी आप देखिए जो क्रिसमस के मौके पर जिस तरह जो क्रिश्चियंस हैं उनके खिलाफ इक़दाम किए जाए, क्रिसमस की तकरीबात को उल्टा गया और उसके बारे और तो पूरी दुनिया में उस पर थू-थू हुई है। तो इंडिया जो है एक बड़ा एक यानी जो एक सेकुलर उसका एक इमेज था और जमहूरी इमेज था, उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है। और इंडियन सोसाइटी जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था है, यानी अक़लियतों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा। और इस लिहाज से जो इंडिया है और इंडिया का मीडिया जो है, जंग के दौरान उसने जितना झूठ बोला उससे भी वो बड़ा एक्सपोज हुआ है। तो बहसियत मजमूई इंडिया को एक सेटबैक हुआ है और इंडिया का कद छोटा हुआ है पहले से। और ये दाखिली तौर पर भी उनके यहाँ मसाइल हैं और खारजी तौर पर भी उनके यहाँ मसाइल बढ़ गए हैं। बिल्कुल। और शामी साहब, ये 2020 में वहाँ इंडिया में अपनी उन्होंने फ़ौज पे पाबंदी लगा दी थी 89 ऐप्स के करीब कि जी डिलीट कर दिए जाएं, कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए आपकी सोशल मीडिया पे, ये ऐप्स डिलीट हो, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ था कि जी इस पर हमारे जो है ना कोई भी जो फ़ौज का इंडियन है कोई इस पर नहीं नज़र आएगा। फिर उसके बाद पाबंदी थोड़ी कम कर दी गई और अब फिर से पाबंदी शुरू होगी। इसकी आपको क्या वजह लगती है? देखिए, वहाँ फ़ौज में भी बड़ी बेइत्मीनानी है
जो आप सिपाही है उसका ख्याल नहीं रखा जाता, उसकी तकरीम नहीं होती, उसको शिकायत है बड़ी। बेशक। और फिर ये है कि जो जो आप अगर अपने आप देखिए एक बड़ा हिस्सा फौज का जो है वो कश्मीर पे तैनात है। तो अगर आप जो फौज जो है अब किस हद तक आप उसे अपने दाखिली मामलात में इस्तेमाल करेंगे और किस हद तक उसको एक पुलिस के तौर पर तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। जी। तो इंडियन फौज जो है उसका मोरल जो है वो भी यानी नीचा हुआ है। और जब आपको जंग में सेटबैक होता है तो इसके भी असरात होते हैं। और उनकी जो एयरफोर्स है और उनकी जो बर्री फौज है सब जो है उनको नुकसान पहुंचा है। और एक उसका एक डिमोरलाइजेशन जो है वो तो अपनी जगह मौजूद है। जी जी। नहीं, आप ये देखिए ना कि जब हम उनका मीडिया देखते हैं तो उनके बहुत सारे रिटायर्ड फौजी वीडियोस बना रहे हैं जी, अपने स्पेशली जंग को लेके कि जी उनकी एयरफोर्स ने कितना बुरा परफॉर्म किया। और आई थिंक उनको चुप कराने के लिए, और बाकी आपकी बात सही है कि जो फौजी हैं उनके सारे, उनका तो मोराल ही ख़त्म हो गया कि हम क्या बात करें, हमें पता ही नहीं होता, कोई अच्छा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारी इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है। तो ये उनकी इमेज के लिए बहुत बुरा है। और उनको मेरे ख्याल अब यही खतरा है कि अब लोग और जो है ना उनको एक्सपोज करेंगे विद इन देयर फौज, वही जो है इंडियन फोर्सेस को एक्सपोज करेंगे अपनी गवर्नमेंट को खास तौर पे। ज़ाहिर है जो हक़ाइक़ सामने आएंगे तो फ्रस्ट्रेशन भी होगी, डिमोरलाइजेशन भी होगी और वो जी हो रही है। बिल्कुल। तो शामिल साहब बताएं 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हमारे माशाल्लाह तल्कात भी हैं। आई थिंक ट्रंप का कोई शायद ही कोई खिताब हो जिसमें पाकिस्तान की तारीफ ना करें। तो आगे आपको लगता है कि उससे हमें मज़ीद कितना इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली फ़ायदा हो सकता है? देखिए पाकिस्तान जो है अब उसकी तवज्जो ये है कि जो उसके ज़ेर ज़मीन ख़ज़ाने मौजूद हैं, जो मादनियात मौजूद हैं, जो तेल और गैस की तलाश है वो जारी है। और अगर पाकिस्तान जो है इसी तरह आप देखें कि एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दी जा रही है जी तो अगर और तेल की कीमतें कम हुई हैं दुनिया में, उससे भी पाकिस्तान को रिलीफ मिला है। तो एक तवक्को की जा सकती है कि मुआशी तौर पर हम पेशकदमी जारी रखेंगे और पाकिस्तान के हालात जो हैं पहले से बेहतर होंगे। तो अब ये तो हमें यही तवक्को है जी जी। आने वाले साल से। और आने वाले साल में अब मीडिया को, सोशल मीडिया को पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं? जर्नलिज्म को कहाँ देखते हैं? और आपको लगता है कि इन मीडियम्स में हमने तरक्की की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बढ़ गया है, कम हो गया है? क्या फील करते सोशल मीडिया जो है, असल में सोशल मीडिया जो इतना झूठ फैला रहा है हैं? जी उसकी उसके असरात जो हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर भी पड़ रहे हैं। और जो जब आप झूठ फैलाएंगे तो फिर जाहिर है कि आपको मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा। अभी आप देखें कि जो हमारे KPK के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो लाहौर आए हुए थे। तो जो यहाँ उनका जिस तरह स्वागत हुआ एक नॉर्मल तरीके से अपना उन्होंने आए और ये लेकिन सोशल मीडिया जो था मैं उस जी पर देख रहा था, कैसे मालूम हो रहा था कि वो कह रहे थे कि एक बस एक समंदर है लोगों का जो जी उमड़ आया है और पूरा लाहौर जो है और पूरा पंजाब जो है वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा है। तो सुहेल अफरीदी साहब ठीक है हमारे मेहमान थे और उनका इस्तकबाल अच्छी तरह होना चाहिए था, लेकिन एक नॉर्मल एक एक्टिविटी रही PTI के वर्कर्स की, तो कोई गैर मामूली चीज़ तो देखने में नहीं आई। तो जी जब लोग रहने वाले हैं लाहौर के वो तो जब ये सुनेंगे जो बाहर बैठ के कहा जा रहा है तो उसमें तो हंसी तो आएगी ना। जिस तरह इंडियन मीडिया है उसने तो लाहौर में जनाब पोर्ट भी बिल्कुल जी बना दी थी, बिल्कुल, पोर्ट तो बना के तबाह भी कर दिया अपनी तरफ से, फौजियां तबाह भी घुसाई, कर दी थी। सबको गिरफ्तार तो, करके ले भी गए। तो ये जी एक चैलेंज दरपेश है हमें कि ये इसको जो सोशल मीडिया है इसको किस तरीके से इसका सामना किया जाए, ये बड़ा चैलेंज है। और इसके झूठ को कैसे गैर मौसर किया जाए और कैसे इसको कानून की कोई लगाम पहनाई जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है जो पूरी दुनिया में दरपेश है। और हमारे यहाँ ये चैलेंज कुछ ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हमारे मुखालिफी जो हैं दुनिया में बड़ी तादाद में हैं और फैले हुए हैं जगह जगह। जी बिल्कुल। शामिल साहब जाते जाते बता दीजिए, एज ए पीपल्स पार्टी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नहीं, पीपल्स पार्टी का फ्यूचर अच्छा है क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर
तो अपना परफॉर्म कर रही है। और पंजाब पे भी अब बिलावल भुट्टो जरदारी आए हैं और यहाँ काफ़ी कई रोज़ क्याम किया है उन्होंने। तो जी अब इस तरीके से एक पीपल्स पार्टी में भी एक जान तो पड़ रही है और इसी तरह का मेहनत जारी रही तो मेरा ख्याल है कि इसकी ताकत में इजाफा होगा इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच शामिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और वक्त दिया इतने सारे सवाल, बहुत कुछ, क्योंकि ईयर एंड है तो बड़ा ज़रूरी है कि हम रैप अप करें, जो हमारी गलतियां हैं उनसे हम सीखें और उससे सीख के जो है बेहतर स्ट्रैटेजी, बेहतर प्लानिंग और बेहतर सोच के साथ, बेहतर अज़म के साथ जो है नए साल का आगाज़ करें। बिकॉज माशाल्लाह दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग ईयर फॉर पाकिस्तान और इसको और बेहतर होना चाहिए। हम सबको मिल के जो है अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले ज़रूरी है कि दिल में कोई भी खदशा, चीज़ें, ये वो नहीं होना चाहिए। अगर हम डिवाइडेड हैं तो फिर तरक्की नहीं हो सकती। यूनाइटेड रहना, फेथ रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं ना जाइए, देखते रहें राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में मैं आज अकेली, जी हाँ, ज़ुहैब आज मेरे साथ है नहीं, किसी मसरूफियत की वजह से। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि वो शो पे नहीं है। इतना ऑड लग रहा है, हम सब घबराए घबराए परेशान घूम रहे हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन ये कि इट इज़ स्ट्रेंज। और ज़ुहैब मुझे इसी दिन के लिए तैयार कर रहे थे कि भाई नादिया, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं शो पे ना हूँ तो तुमने अकेले कैसे हैंडल करना है। और पूरा वीक जो ज़ुहैब ने इतना अच्छा हैंडल किया जब मैं नहीं थी, मैं ब्रेक पे थी, और ये मुश्किल काम है। लेकिन ये कि आज मुझे टाइम बहुत मिल रहा है बात करने का। मेरी टीम भी है, वो भी मुझे तंग नहीं कर रही। ब्रेक 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 ब्रेक, 1 मिनट 1 सेकेंड, ये सब इस तरह बोलते रहते हैं कि फ़ौरन फिर ना रैप अप करनी पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन आज मैं खुल के बोल रही हूँ। ज़ुहैब का भी जो बोलने वाला टाइम है वो भी मैं सब खा गई। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। और खेल कूद में जब क्रिकेट की हम बात करते हैं तो ज़ुहैब को बड़ी वैसे फ़ख्र होगा मुझ पर, क्योंकि अब मुझे बहुत चीज़ें समझ आने लगी हैं। बात वो ये कि जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ भी आएंगी और आपको मज़ा भी आएगा। मुझे कभी भी क्रिकेट का ऑनेस्टली इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन अब जब से ये मैं शो कर रही हूँ और फॉलो कर रही हूँ सारी अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस, तो जो पॉलिटिक्स, ड्रामे, मिर्च मसाले होते हैं, सब फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और ख़ास तौर पे कि हमारी ये ऐसी स्पोर्ट है कि जिससे लोगों के इतने इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो अब मैं खुद इमोशनल होने लग गई हूँ। जी, तो नुमान न्याज़ भाई से बात करेंगे, जो कि इतना बड़े इमोशनल हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं अबाउट क्रिकेट, और बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। ईयर एंड है, कैसी रही हमारी टीम की परफॉर्मेंस इस साल और अगले साल क्या एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम नादिया, always a pleasure to be on your show. थैंक यू नॉन भाई। भी आज अकेली हूँ शो पे, आज ज़ुहैब नहीं है, तो कुछ हो सकता है कुछ गलत भी कह दूँ। फिर आपने नहीं, कोई बात नहीं, आपको ना अकेले एक एंड पे खड़े होके 100 करना है आज, है ना, हो ही जाए, बस हो ही ना जाए बल्कि तो नुमान भाई अच्छा। और पहले दूसरा नादिया, आपने कहा कि बताएं। आपको क्रिकेट का इतना शर्फ नहीं था और अब आप डेवलप कर रही हैं, इसका मतलब है कि आप नेशनल सिलेक्टर तो बन सकती हैं, क्योंकि आपको क्रिकेट का शर्फ नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा हाँ ये, लेकिन आप यकीन करें उसके बावजूद मैं बहुत अच्छा सेलेक्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं सबको की सुनूंगी और मैं मशवरे लूंगी। आप जैसे जो हैं एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरे करूंगी, तो आगे फ्रंट पे मैं होंगी, लेकिन गेम पीछे जो होगी ना सबके साथ मशवरे के साथ होगी। डिसीजन ये, तो इसका मतलब मैं फिर भी कामयाब हो सकती हूँ बिकॉज आई एम स्मार्ट। और बाकी वो लोग जो वहाँ बैठे हैं वो भी बड़े स्मार्ट हैं, क्योंकि ये देखें कि गेम जो है उसने टीम ने कैसे पलटा खाया। मुझे आपसे उस वक्त बात नहीं हो सकी नुमान भाई, मैंने बड़ा मिस किया आपका रिव्यू, जब अंडर 19 एशिया कप में हम इतना अच्छा खेले और जीते। नादिया, ऑब्वियसली आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हो। पहले आपकी एक इमर्जिंग एशिया कप भी हुआ था और वो इतना लोगों को इसलिए याद नहीं है कि उनको जीतने के बाद इतना वेलकम नहीं मिला था। जी। तो क्योंकि वो बांग्लादेश से फाइनल जीते थे भी रिसेंटली, हाल ही में। तो आपकी जूनियर टीम अभी जिसने इंडिया को हराया आपने ये फाइनल में, तो मैसिव एक्चुअली विन। एक तो जितना वो लड़के आपके अंडर 19 के खेले, तो उनका जो एटीट्यूड था, फिर 191 रन से वो मैच जीते, यानी कि आपने बिल्कुल इंडिया को जो है वो लॉपसाइडेड एक साइड पे खड़ा कर दिया। देन समीर मिनास emerged as a star, हालांकि बहुत टीम प्लेयर है, उसने 270 प्लस खेलनी है कि टूर्नामेंट में। फिर आपको एक और चीज़ नादिया जहन में रखनी है कि इसमें बहुत सारी ना एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी इन्वॉल्व थी, जो आपकी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है और जिस तरह इंडिया का बिहेवियर रहा है,
तो उस पर आई पर्सनली फील कि जो इनको वेलकम दिया गया, हालांकि वन कैन ऑलवेज काउंटर आर्ग्यू कि इतने सारे पैसे आपको अंडर 19 लेवल पर ही देने चाहिए रादर देन कि इनको स्कॉलरशिप्स दें, बाहर भेजें, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, लब्रा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्योंकि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मिले, और फिर जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इनको साथ लेके आए इस्लामाबाद, और उन्होंने इनको फाइनेंशियली भी बेनिफिट किया, तो वो प्रॉबली आपका सेंटिमेंट था। और 10 मई के बाद जिस किस्म का इंडिया की एम्बेरसमेंट है उनकी, और जिस तरह उनकी दुर्गत बनी है, तो वो प्रॉबली ये रीजन था। पर हार्टनिंग कि आप जूनियर लेवल पे जीते हैं, दिस मीन्स कि टैलेंट और स्किल है, अब आपने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और इनको अब मॉडर्न टूल्स देने हैं ताकि ये हाईली कंपैटिबल हो जिस वक्त ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमें देखनी है कि प्रीवियसली भी सरफराज अहमद जो अभी इनके मेंटोर थे, मैनेजर थे, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं, तो शायद उनकी भी इतनी आवभगत नहीं हुई होगी। लेकिन होता क्या है कि 4 या 3 प्लेयर्स जो हैं अंडर 19 के, वो आपको कहीं नजर आते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में सर्वाइव करते हैं और बाकी गायब हो जाते हैं कि थिन एयर में। और वो इसलिए गायब हो जाते हैं कि हम लोगों का जो प्लेयर पाथवे है उसको री आइडेंटिफाई करना चाहिए, अंडर 23 शुरू करनी चाहिए ताकि ये जो लड़के अंडर 19 में देखें ये कम्पीट करें अंडर 23 में, और फिर ये पाकिस्तान का गेटवे बने, डोमेस्टिक खेलें, लीग्स खेलें, फ्रेंचाइज खेलें। और एक और चीज़ जो इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है वो इनको आप कहीं घूमने ना दें इन प्लेयर्स को, और इनको आप सपोर्ट करें और इनको लेके चले, रडार में रखें। सो आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना, ये एक्चुअल स्किल प्लेयर्स की आइडेंटिफाई नहीं हो पाती क्योंकि इसमें बहुत सारी वीकर टीम्स को आप खेल रहे होते हैं, जैसे आप नेपाल को या इस तरह। तो बायलैटरल सीरीज इनकी अंडर 19 और अंडर 23 में शुरू करें, टूर्स करवाएं ताकि ये इक्वेट हो जाए। और इनमें टैलेंट बहुत है हमारे, और टैलेंट के साथ साथ नुमान भाई आप देखिए कि प्रेशर ले पाते हैं, ये इतने टेंशन में नहीं आए थे, दे वर वेरी रिलैक्स्ड अपेरेंटली कि इंडिया के साथ खेल रहे हैं। तो वो कोई जो हमारे बड़े बच्चों में एक प्रेशर एक लेना मसला है ना उनका, वो नजर नहीं आ रहा था। These boys were so relaxed, इतने मजे से कि खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, नो प्रेशर एट ऑल। ये चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती है कहीं बड़ों में भी। नहीं, ये देखें, ये जो जनरेशंस का होता है ना, अब आप हमारी, आप मेरे से बहुत फर्स्ट जनरेशन में, आपसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन उसके बाद आप देखें ना जो ये जेन जी है, इनका शायद अटेंशन स्पैन कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इक्वेटेड है, वेल इक्वेटेड है, जल्दी ये मैच्योर हो रहे हैं। तो आई फील ये मिलेनियल किड्स का अपना एक एटीट्यूड है। लेकिन ये जो आपने बात की ना, ये ना सिर्फ रिलैक्स थे, बट जब सूर्यवंशी जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल अगर उसका ये एटीट्यूड रहा, इट सीम दैट ही हैज ग्रोन टू बिग फॉर हिज बूट्स, वो पृथ्वी शॉ की तरह के गायब भी हो जाएगा अगर एटीट्यूड ठीक ना हुआ। तो आपने जिस तरह इन्होंने काउंटर रिएक्ट किया ना ये लड़कों ने, जिस तरह वो स्लेजिंग कर रहा था, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। बहुत मजा आया कि ये इनका कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास स्किल हो और सेल्फ रिलायंस हो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ज़्यादा अब हम पीसीबी जो है इन्वेस्ट करें अंडर 19 में भी, जितनी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में आपको लग रहा है कि अभी अंडर 19 में वी हैव अ गुड चांस टू विन अगेन? ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी गुड अंडर 19 टीम। इनके पास तगड़े बैट्समैन है, बॉलर अभी अली रजा को उसको सेक्रीफाइस किया है उन्होंने टेक्निकली कि वो पाकिस्तान से नहीं खिला रहे, वो अंडर 19 का साथ है पाकिस्तान का। बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी है, स्पिनर्स शायद थोड़े से आगे पीछे हल्के हों, लेकिन आई पर्सनली फील दैट पाकिस्तान विल बी स्टार्टिंग एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट द वर्ल्ड कप? अपकमिंग अभी वर्ल्ड कप भी है नुमान भाई। अब तो अच्छा हमारा स्टार्ट एंड में बिल्कुल धक्के के साथ ज़बरदस्त लेकिन स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको लगता है कि विनिंग स्ट्रीक की आगे भी चलेगी? वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारी मेन जो हमारी टीम है उसका क्या हाल है, और क्या हो सकता है कि समीर मिनाज को हम बोरो कर लें वर्ल्ड कप के लिए, बड़ों के साथ खिला दें? कुछ है? वो भी बहुत हो सकता है? बहुत प्रीमेच्योर है अभी तो आपके पास लड़के। वो लड़का बहुत टैलेंटेड है, आगे जाएगा। बट इज देयर अ रूल कि वो नहीं खेल सकता क्योंकि अंडर 19 है, या वो खेल सकता है? नहीं, वो खेल बिल्कुल सकता है, इसमें कोई तो फिर खिलाए ना। नहीं, उसकी एक रीजन है ना कि आप बच्चे के साथ ज्यादती करेंगे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट और ये जूनियर टीयर क्रिकेट जो होती है, वो एकदम आप उसको एक्सपोजर दे देंगे। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, एक वसीम अकरम थे, विदाउट प्लेइंग एनी क्रिकेट ही जस्ट केम, प्लेड वन मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 7 आउट किए, एंड देन ही बिकेम अ लेजेंड। एग्जैक्टली।
समीर जनरेशनल प्लेयर है, लेकिन समीर को भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा। उसके बाद लाएं। अभी आपको मास सदाकत अनफॉर्चुनेटली आपने उसे श्रीलंका टूर के लिए सिलेक्ट नहीं किया, जो कि वो ऑल गन्स वो डिजर्व कर रहा था, लेकिन शायद आपके पास इतने ओपनर्स थे। अभी आपने बात की ना हमारे T20 वर्ल्ड कप की, जी तो ये है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं चाके में ना रहना। ये जो आप पिछले एक साल में जीतते रहे हैं, वो जो मैचेस जीते हैं, वो आप क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन देखें और कहाँ पे और किस किस्म के टूर्नामेंट जीते हैं। एशिया कप में आप 3 मैच इंडिया से हारे। अच्छा, ये लड़के अच्छे हैं आपके, इनमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऊपर से आपके जो टॉप 3 है वो वन डायमेंशनल है। तो शायद जब ख्वाजा नाफे को लिया वो इस वजह से लिया है, वी मे नॉट सी बाबर आजम मे भी, क्योंकि उसका ये है कि जो साहबजादा फरहान है, उनका जो ये डॉट बॉल रेशियो है वो 49 का है। वो ऐसे हैं कि बिग हिट्स और उसके बाद ब्लॉक। वैसे लास्ट टूर्नामेंट वो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा खेले। देन आपके पास जो है ना आ जाता है साइम अयूब इज प्रोडिजियसली टैलेंटेड एंड बहुत पाथवे से आया हुआ ब्रिलियंट क्रिकेटर, लेकिन वो अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। लेकिन वो फ्लेबॉयंट है, वो खेलता है क्रिकेट जिस तरह खेलनी चाहिए। देन बाबर आजम T20 में कैसे लग रहा था कि इररिलेवेंट हैं और वो अपनी गेम छोड़ के जिस तरह खेलना चाह रहे हैं। इवन बिग बैश में भी 150 हुआ है, मॉडेस्ट आउटिंग्स हैं उनकी। ये वन डायमेंशनल। अब आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मैं हमेशा से चीख रहा हूँ, आपका बैलेंस टीम का आउट हो जाता है जब आप सलमान अली आगा जैसे प्लेयर को, जो T20 से बिलोंग ही नहीं करता, जिसकी T20 की 11 में जगह में नहीं बनती, वो वनडे टेस्ट का ग्रेट प्लेयर है, जो कप्तान बना दें, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। लेकिन आप अगर उसको डालते हैं 4 पे, तो फखर जमान जो कि बेस्ट एग्जीक्यूट करता है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 152 एट नंबर 4, उसको आप डिस्प्लेस कर देते हैं। अच्छा, आगा की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि मोहम्मद नवाज जो कि वेल इक्विप्ड एंड ब्रिलियंट बैट्समैन ऑल्सो, ऑलराउंडर के अलावा, उनको आप नीचे कर देते हैं, फुली यूटिलाइज नहीं करते, फहीम को यूटिलाइज नहीं करते। अब आप शादाब खान को लेके आ गए। अच्छा, अब अगर आगा सलमान आगा के होते हुए अब शादाब खान को लेके आ गए हैं। शादाब ठीक है, आता था टीम में बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, गन फील्डर है, बॉलिंग कर रहा है, बिग बैश में अच्छी बॉलिंग कर रहा है आफ्टर सर्जरी। लेकिन उससे होगा क्या कि आपका जो एक टॉप स्पिनर है वो सेक्रीफाइस हो जाएगा, या उस्मान तारिक नहीं खेल पाएगा। तो आपने इतनी जबरदस्त पूरी स्ट्रेटजी बता दी है, तो ये तो पीसीबी को प्लीज फॉलो करनी चाहिए। तो आई थिंक विल हैव अ बेटर चांस। इमरान नहीं खेल पाएगा, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका की पिचेस पे आई टेल यू स्टैंड्स अ ह्यूज चांस, अगर थोड़ा सा बैलेंस के साथ खेलें। एंड प्रोबेबली जो अभी इंडिया की T20 की टीम अनाउंस हुई है, आई कुड अश्योर यू कि उसको ये टीम पाकिस्तान की हरा सकती है, अनलाइक इंडिया। इंशाल्लाह जबरदस्त फिर जो है हमारे एनालिसिस और सेगमेंट्स होंगे। अच्छा, जाते जाते ये बताएं नुमान भाई अबाउट PSL, 2 नई टीम्स जो है ऐड हो गई हैं, बात सुने, वो कितना अच्छा है? देखें, एक तो जो है ना उसने अटेंशन और अट्रैक्शन बहुत पकड़ी है कि आपके पास 12 बिडर्स आए थे, जिनमें से 2 डिस्क्वालीफाई हुए, 10 अभी अवेलेबल हैं। बिल्कुल तगड़े बिडर्स आए हैं। एक्सपेंशन पे आप डिबेट कर सकते थे कि आप कहाँ से लाएंगे एक अपना फाइनेंशियल आउटले और पूल, और आप कैसे लेके चलेंगे। लेकिन इनकरेजिंग होता है कि इसका मतलब है थोड़ा प्रोग्रेसिव तो हुए, और कंपटीशन ज्यादा होगा, मैचेस ज्यादा होंगे, इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एंड द बिग ब्रांड्स शुड कम फॉरवर्ड। मुझे तो ये भी होता है जो मल्टीनेशनल्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, आगे आए और इसमें स्पॉन्सर करें। अभी नहीं, आप स्पॉन्सर की बात कर रही हैं, अभी तो सुना है कि ये जो आपका जैज है, वो बिड कर रहा है टू पिक अप अ फ्रेंचाइज टीम, so that could actually change the dynamics। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है इस लिहाज से, अभी आपने बात किया बिगर ब्रांड्स आए, वो एक्चुअली हुआ ये है कि पहले आपका डिजिटल आउटले में पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे, तो सारा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में इन्वेस्ट होते थे। फिर सेकंड की जो आप ब्रांड्स की बात कर रही हैं, हर साल अब ICC का टूर्नामेंट है, एशिया का टूर्नामेंट है, आप लोगों की रमजान ट्रांसमिशन होती है, तो उनके पास आपका 50-55 बिलियन का टोटल ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग आउटले है। पाकिस्तान मार्केट इतनी बड़ी नहीं, उसको एक्सपैंड करने के लिए अब देखना होगा कि कैसे ये करते हैं। क्योंकि अभी PSL में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक अच्छी चीज की है कि ये जो 2 नई फ्रेंचाइजेस आएंगी, उन्हें प्रॉमिस किया है कि हम 700 मिलियन तक आपको गारंटी करते हैं कि आप आए, आप बिड करें, बाकी आप अपने इतना वो प्रॉफिट बनाएंगे, एटलीस्ट 700 मिलियन। क्या बात है नुमान भाई, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त, इतना कुछ सीखा जब नुमान न्याज बात करते हैं। इतने एक्सपीरियंस सीजन जो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बड़े पॉजिटिव
और विद सॉल्यूशंस भी जो है बातें करते हैं। अभी ब्रेक आ गई भाई, बिल्कुल जी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आके थोड़ा सा वेदर की बात करते हैं, कितनी सर्दी और क्या बारिश होगी ऑन द 30th न्यू ईयर्स के आसपास, तो फिर जो शादियां हैं, इवेंट्स हैं, उनका क्या होगा। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बात करें ज़रा मौसम की, क्योंकि सबका जो एक पैर है वो गाड़ी में है कि बर्फ़बारी हो मरी जाएं हम फ़ौरन। जी हाँ, और अच्छा नहीं लगता इतनी मेहनत करके, इतने सफ़र करके जाएं और फिर वहाँ बर्फ़ ही ना हो, तो क्या फ़ायदा। तो एमन से पूछें, एमन सैयद है हमारी रिपोर्टर इस्लामाबाद से, हमें बताएंगे कि मरी में बर्फ़ का क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम नादिया, गुड मॉर्निंग टू यू। इस्लामाबाद में तो आज जो है वो मौसम खासा सर्द है और दिन का आगाज़ जो है वो काफ़ी ठंडा ठार हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम मेट ऑफिस की बात कर लें तो महकमे मौसमियात ने जो है बारिशों की पेशगोई बताई है। मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो आज से मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई बताई गई है, जिसके बाद जो है मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। कुछ इलाकों में बलोचिस्तान के कुछ शुमाली इलाके हैं, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इज़ला में भी आज बारिशें और बर्फबारी मुतवक्को है। इसके साथ साथ मरी और गलियात की स्पेसिफिकली अगर बात करें, क्योंकि बर्फबारी जब भी होती है तो मरी जाने के शौकीन जो है वो बड़ी तादाद में हम देखते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अलावा मरी का भी ये बताया जा रहा है कि आज वहाँ पे शदीद सर्दी जो है वो मुतवक्को है और शाम के औकात में हो सकता है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज से शुरू हो जाए, वरना कल से जो है वो बर्फबारी का सिलसिला वहाँ पे शुरू होने के इम्कानात बताए गए। इसलिए जो मरी जाने के लोग इंतजार कर रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको मेरा ख्याल है अपना रुख जो है वो मरी की तरफ करना चाहिए। जी जी, लेकिन बहुत ख्याल करें एंड आई होप कि इस दफ़ा जो है ख़ास ख्याल रखा जाए कि एक सर्टन नंबर ऑफ कार्स ही जो है मरी में इजाज़त दी जाए उनको जाने के लिए, कि जब ज़्यादा कार्स हो जाती हैं, बर्फबारी शुरू हो जाए तो मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, नहीं है? जी बिल्कुल नादिया, पिछले सालों में भी हम गुज़िश्ता हर दफ़ा यही देखते आए हैं कि जब मरी में स्नोफॉल होता है तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो सयाह टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे दाखिल हो जाते हैं कि इंतज़ामिया जो है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल करना। कार्स की जो क्वांटिटी है उसको मॉनिटर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असल में सड़क इतनी खूबसूरत, इतनी जो हाईवे बनी हुई है, 1.5 घंटे में जो है आप आराम से पहुंच जाते हैं मरी, इतनी आसानी होगी। इसलिए सब जो है ना फ़ौरन एक सोचते हैं और कहते हैं निकल पड़ो, आओ देख के आते हैं स्नोफॉल, बट बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके अलावा 30 या 31 को तो कराची में प्रेडिक्शन है बारिश की, और बड़ा मुश्किल हो जाता है उन फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने ओपन एयर जो है इवेंट्स कोई रखे हुए हों, शादियां रखी हुई, उनका क्या होगा। तो अभी से जो है हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, कुछ अगर आप कर सकते हैं इसका कोई ऑल्टरनेट या कुछ कवर कर लें, लेकिन ज़रूरी है कि आपका जो इवेंट है वो ठीक तरह से हो जाए। तो चौकन्ना रहिए, ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि बारिश एक्सपेक्टेड है इन कराची 30 और 31 को। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, सुनने में आता है कि जी फ़लाँ ने ख़ुदकुशी कर ली, एक शख्स जिसने अपनी खुद से जान ले ली, जो भी उसके मसाइल हों, जो भी उसकी मेंटल स्टेट हो, समझ में आता है। लेकिन जब एक फैमिली कलेक्टिवली ख़ुदकुशी करती है, उसके पीछे क्या होता है, कौन होता है? एक शख्स करता है, उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मासूम बच्चे, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली? नहीं, उनको कत्ल किया जाता है क्योंकि उनकी कोई मर्ज़ी होती ही नहीं है, उनसे कोई मर्ज़ी पूछता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि अगले लम्हे उनके साथ क्या होने वाला है। उनका अपना बाप उनका गला काट देगा, जहर से भरी कोई मीठी चीज़ दे देगा, नदी में फेंक देगा या लटका देगा, दे डोंट नो। तो ये तो खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। और ऐसे में जब एक फैमिली को हम देखते हैं कि जी खुदकुशी कर ली इन्होंने, माँ ने, बच्चों ने, बाप गायब या बाप बच जाता है, सबका पूरा काम करके खुद मुझे जो है जहाँ लेने में कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो एक और बहुत ही संगीन जो है जुर्म हुआ है कराची सोहराब गोट में, 3 बच्चे और एक औरत, इन बच्चों की माँ, लटकी हुई लाशें। कैसे बात करें, कितना मुश्किल है। और ऐसे मुल्क में, ऐसे शहर में जहाँ इतने फलाही इदारे हैं, भाई बच्चों को वहाँ भेज दो,
औरतें वहाँ जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शौहर की ऐसा एक सिक मेंटल स्टेट है या आप सही नहीं है, तो बच्चे तो कम से कम किसी फलाही इदारे में दे दो। कौन देखेगा, कौन ख्याल रखेगा? जान ले ली, इतना बड़ा गुनाह। तो क्या हुआ इस फैमिली के साथ, वी डोंट नो। तो ये हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फैसल शकील साहब, ये हमें बताएंगे मेन डिटेल्स, कहाँ है मुल्जिम, कहाँ है ये, इनकी एज बच्चों की क्या थी, और ये औरत, सबके बारे में अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा बात कैसे करूं, इतना खौफनाक वाकया एक बार फिर एक बार फिर। जी बिल्कुल, कराची में ये इस रबा साल के अगर 3 महीने में हम देखें तो ये तीसरा वाकया है। और इससे पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी ऐसी कत्ल की वारदात हुई थी जिसमें पूरी फैमिली को इस तरह से कत्ल किया गया था। और उसके बाद जो है वो दूसरा वाकया आपके सामने है। ये सोराबगुड़ के इलाके में पेश आया है। ये सोराबगुड़ का इलाका मच्छर कॉलोनी है। यहाँ पर जो है वो एक मुजीबुल्ला साहब थे। ये नजीबुल्ला साहब जो है ये सब्जी मंडी में काम करते हैं और इनकी 2 शादियां हुई थी। एक बीवी जो है वो पहली बीवी पंजाबी थी, जो जिससे 2 बेटियां थी, और एक बेटा और एक बेटी थी। और दूसरी बीवी जो है वो अजबिक थी, जिससे जो है की 2 बेटियां थी। अच्छा, पहली बीवी को कुछ माह पहले इन्होंने तलाक दे दी थी, वो पंजाब चली गई है, उसके बच्चे भी इनके पास थे। और दूसरी बीवी, वो बच्चे इनके पास थे या वो बीवी के पास थे? जी इन्हीं के पास थे, बीवी के पास बच्चे नहीं थे। और उसमें जो एक बेटा था वो जिंदा बचा है, एक बेटी जो है वो लटकी हुई मिल गई। मैं ये कत्ल की ही वारदात कहूंगा, ये लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात है, जैसे कि आपने कहा नादिया। ये जो है वो लटकाई हुई थी घर के अंदर। अच्छा, घर के अंदर जो पिक्चर्स हैं जो स्पॉट की जिस वक्त ये लटकी हुई थी, वो गार्डन से लटकी हुई थी। ये जो मासूम बच्चियां हैं जिनकी उम्र 6 साल, 8 साल और 4 साल है, ये जो है वो लटकी हुई थी और डिफरेंट जगह पे। और बड़ी बेटी की जो है वो माँ के साथ लटकी हुई लाश थी और नीचे ड्रम भी पड़ा हुआ था, जैसे दिखाया गया कि जैसे खुदकुशी की है। आपको लगता है कुछ एक स्टेज था, ये कोई स्टेज्ड है, मारा किसी और तरह गया फिर लटका दिया गया, जबरदस्ती खुदकुशी कराई गई, लटकाया, मतलब क्या नजर आता है एविडेंस से? जी इससे तो यही नजर आता है कि जबरदस्ती खुदकुशी कराई गई है, जिसे कहते हैं कत्ल। तो ये कत्ल किया गया है जो मासूम बच्चे हैं इसको, और खातून को भी ऐसे ही लगता है। लेकिन इस वक्त जो है वो पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश का अमल जो है जारी है, जो पता नहीं कब खत्म होगा। लेकिन पुलिस ने जो है वो इसके शौहर को, जो शौहर है नजीबुल्ला, इसको हिरासत में लिया है। नजीबुल्ला ने जो कहानी बताई है वो ये बताई है कि वो रात में सब्जी मंडी में काम करता है, वो सब्जी मंडी में काम पर था। जब वो सुबह वापस आया अपने बच्चे के साथ, जो कि छोटा सा बच्चा है 6-7 साल का, उसके साथ जब वापस लौटा तो उसने देखा दरवाजा अंदर से बंद है। खूब खटखटाया, किसी ने नहीं खोला तो उसने बच्चे को अंदर कूदाया। जब बच्चा अंदर कूदा गया, उसने देखा सब कुछ और कुंडी खोली और फिर पुलिस को बुलाया तो लाशें लटकी हुई थी। पुलिस ने इसको तहवील में ले लिया है और इससे तफ्तीश कर रही है। साहब इसने अभी तक एतराफ़ जुर्म नहीं किया है और इसने यही अपनी स्टोरी कायम रखी है कि इस तरह से वाक़या हुआ। अब पुलिस का ये कहना है कि इन बच्चों को तो कत्ल किया गया है, लेकिन जो खातून इसके साथ बच्चों के साथ इसकी दूसरी बीवी अजबिक जो कि मरी है, वो ऐसा लगता है कि वो जहनी मरीजा थी। पुलिस ने ज़ाहिर तौर पर यही कहा है। उसने जो है बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की है। तमाम इस बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है कि असल माजरा क्या है। अभी तक मोहल्ले वालों का ये कहना है कि ये मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहता था और ये खातून जो है इसका जहनी तवाज़ुन भी कुछ ठीक नहीं था, बच्चों को भी मारती पीटती थी। तो ये अब तक की तफ्तीश और तहकीकात में बिल्कुल, क्योंकि जहनी मरीज वो आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो वो मार सकता है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये औरत ही जो हो यही मेंटली स्टेबल ना हो, इतनी जालिम हो कि अपनी भी 2 बच्चियां और दूसरी की भी बच्ची की जो जान ले ली इसने। जी बिल्कुल ऐसे। ये तो ये फैसल ये बहुत बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा क्राइम। अब फैमिली से बच्चों को माँ बाप से कैसे बचाएं? क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी सजाएं हों? अब वो बात है जिसने जुर्म किया वो भी साथ चला गया या चली गई,
तो किस तरह से इसमें कमी लाई जा सकती है? कोई खौफ पैदा करें, अवेयरनेस करें, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इसमें यही आपकी दोनों चीजें जो आपने कही हैं कि इसमें एक तो अवेयरनेस की जरूरत है, दूसरा हमारे माशी मसाइल कुछ इस तरह से हो गए कि लोगों को इसके अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है कि वो अपनी फैमिली को खत्म कर लें। ये कोई हल नहीं है। आपने खुद बताया कि कितनी एनजीओज हैं जो कि सपोर्ट भी करती हैं, कितने मुखैर हजरात हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं। ये कोई हल नहीं है। अगर आपके कोई माशी परेशानी भी है तो आप इस तरह से अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दें और ये करें। इसके अलावा आपके उलमाओं को किरदार अदा करना चाहिए, इस बारे में आगाह करना चाहिए। जो जुम्मे में नमाजें होती हैं, खुतबात में होता है कि ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है, ताकि लोगों को इससे भी पता चले। दूसरी तौर पर जो इस जुर्म में मुलव्विस हो उन्हें सजाएं देनी चाहिए, ताकि उनको जो सजाएं मिले तो वो निशाने इबरत। दूसरा भी तो सोचे कि इस तरह करने से जो पीछे बच जाएगा वो भी नहीं बच सकेगा। आजकल ये बहुत ज्यादा आम हो गया है इस तरह की वारदातें होना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 महीने में तीसरी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है और ये चीज हुई है। पूरी की पूरी फैमिलियां जो है वो खत्म हो रही हैं। तो कौन से असबाब हैं, उनको लिए जो है वो इक़दाम करने चाहिए ताकि ये चीजें रोकी जा सके। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये देखिए ना कि जब ये कह दिया जाता है एक जुमला कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा या ले लूंगी, या मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी, तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, तुम्हें भी मार दूंगा, इन धमकियों से तो हम इम्यून हो चुके हैं। इतने लोग बचपन से सुन रहे होते हैं, बाप माँ को कह रहा है, फिर ये कि बाप आपको कह रहा है। ये सुनते सुनते लगता है कि ऐसा कभी होगा नहीं कि शौहर मुझे ऐसे कह रहा है, कि बीवी मुझे ऐसे कह रही है। लेकिन ये आई थिंक कि अब इन थ्रेट्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना दुरुस्त है ना। ये इसी तरह से ये थ्रेड्स जो है वो इसी पर अमल दरामद भी कर रहे हैं ना आप लोग। हाँ। तो इनको तो आप सीरियस लें। अगर नहीं लेंगे, और लोगों को कंप्लेन भी करना चाहिए अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ कर रहा है या कोई बीवी अपने शौहर के साथ कर रही है, तो कम से कम वो जाएं। और आजकल तो थानों में वुमेन सेल्स भी बने हुए हैं, हर एक अलग डेस्क भी बनी हुई है जो कि सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं करते, वो मसले को हल भी कराने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे खवातीन पुलिस अफसरान तैनात की गई है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने, जो वो अगर वो पुलिस केस करना नहीं भी चाहें, लेकिन वो उनका जो भी मसला है वो उसको हल कराएंगे। अपने शौहर उसके शौहर को बुलाएंगी, वहां पे बैठेंगे और बैठ के जो है वो बाहिमी तौर पर ये मसला सॉल्व कराएंगे कि उनके दरमियान जो झगड़ा है। ऐसे कई केसेस सॉल्व भी किए हैं, लेकिन वो रिपोर्ट होने पर है। अगर पुलिस तक रिपोर्ट होते तो फिर पुलिस इसमें वो होती है, लेकिन जब सब कुछ होने के बाद पुलिस को पता चलता है तो फिर वही बात है कि सांप गुजर जाए लकीर पीटने से क्या फायदा, जिस तरह पूरी फैमिली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैसल, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। देखिए कितना मुश्किल है। बच्चे को हम कहते हैं कि जी गैरों से बचाएं, कि जी सड़क पे खेलने ना दें, कोई किडनैप कर सकता है, मार सकता है, उनसे बचाएं या अपने घर वालों से बचाएं। एंड आई फील कि ऐसे अंडर सच सर्कमस्टांसेस थोड़ा सा रिलीजियस भी लोगों में ना थोड़ी सी इनके ईमान को ज़्यादा दोबारा स्ट्रॉन्ग किया जाए। बार बार इनके आगे मैसेज जब ये आएंगे कि खुदकुशी हराम है, तो शायद एक ये ख्याल इनको आ जाए कि जी बाकी तो शायद किसी की बात ना समझ आती हो, लेकिन शायद ये बात याद रह जाए कि हराम हराम मौत है और जो करने जा रही हूँ वो एक कत्ल है। बार बार ये मैसेजेस जो हैं वो भी अगर इनके आंखों से गुजरेंगे, कानों में पड़ेंगे, तो एक शायद एक खौफ, शायद कोई खौफ आ जाए। लेकिन ये कौन लोग हैं, ना इनका कोई दीन है, ना ऐसे औरत या मर्द जो भी किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचाता है, इसका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना वो इंसान है, सिर्फ कातिल है। तो बड़े अफसोस के साथ, और बाकी प्लीज़ बी विजिलेंट, बी केयरफुल। अपने आसपास अगर आप देखें कि कोई जो बच्चे हैं, बच्चों के ख़ास तौर पे, हम बच्चे सबके होते हैं, सबके बच्चे, वो हम सबकी जिम्मेदारी हैं। कलेक्टिवली देखें कि कोई अगर आपको लगे किसी की माँ नफसी आती है, बाप नफसी आती है, मारता है, चीखता है, बच्चे को आपको नजर आते सहमे में, डरे में, ब्रूजेज हैं, रिपोर्ट करें। और ऐसे माशाल्लाह इदारे हैं, नंबर्स हैं, अब फ़ोन करना है आपको, सिर्फ आके बताएं कि ये बच्चा जो हमें ख़तरे में लगता है, तो शायद उसकी जान बच जाए, उसकी माँ उसको लटका ना दे, बाप उसको नदी में ना फेंक दे। यू कैन सेव अ लाइफ। तो विजिलेंट रहें, बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो जाए। जब हम ड्रामास की बात करते हैं, नया ड्रामा लॉन्च हो रहा है, खुशी तो होती है, लेकिन जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो इंडस्ट्री है जिसको बड़ी मुश्किल से जो है कुछ लोगों ने इसको ज़िंदा रखा हुआ है, रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। पहले हमारा ये ख्वाब होता था कब मल्टीप्लेक्स बनेंगे, सिनेमाज अच्छे से बन गए, और फिर फिल्में बनना बंद हो गई। ये देखें ना, कितनी ट्रेजेडी की बात है। उस वक्त सिनेमाज नहीं थे, फिल्म्स बहुत अच्छी बैक इन द 90s आती थी, और फिर बीच में आनी शुरू हो गई, फिर ब्रेक हो गया। तो जब भी कोई फिल्म आती है ना, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी आइटम फिल्म रिलीज़ हुई है, और इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मेहनत है, क्या टीम है, आपने देखी है फिल्म? ट्रेलर तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मिलियंस में जो है इसके व्यूज़ हैं। नाम ही बड़ा कैची है, आइटम। अब आइटम गर्ल नहीं, जस्ट आइटम। तो क्यों ये नाम रखा गया? और फिर एक फीमेल टीम है इसके पीछे जिन्होंने ड्राइव किया इस फिल्म को, और उनकी लीडर जो हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और डायलॉग्स भी लिखे हैं, ऑल इन वन। हुमा शेख भी हमारे साथ हैं, और साथ में लीडिंग कास्ट में आलिया अली एंड आयमा खान ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। प्यारी लेडीज माशाल्लाह, इतना ग्लैमर सुबह सुबह। थैंक यू हुमा, आप इतना ग्लैमर दिया शो को। तो हुमा, आपको तो 35 साल से देख रहे हैं शोज़ करते हुए, प्रोडक्शन, बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन, बेगम नवाजिश अली एंड हम सब उम्मीद से हैं, प्यारे अफजल ड्रामा, एनी की आएगी बारात, इतना काम किया, और उसके बाद नाउ द फिल्म। ये कैसे हुआ? देखा जाए तो चूँकि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैं उस वक्त एज अ डायरेक्टर काम करती थी। तो डायरेक्टर जब काम कर रहा होता तो उसके अंदर एक दिल में हमेशा ये रहता है मुझे क्रिएटिव काम करना। तो हमारे यहाँ ना ज़्यादा JDs डिफाइन नहीं है। इफ़ यू थिंक कि एक प्रोड्यूसर है तो 90% ऑफ द पीपल थिंक दैट कि ये जो प्रोड्यूसर है तो इसका काम ही कुछ और है, हालांकि वो एक पूरी टीम को लेके चल रहा होता है। तो डायरेक्शन की चूँकि मुझे करना था, और मैं इतने साल का मेरा जो एक मुशाहिदा था, जो स्टडीज़ मैंने की थी, जो मैंने किताबें बचपन से पढ़ी हुई हैं, मैं बहुत वेल रेड हूँ। जो किताबें या जो नॉवेल्स या जो स्क्रिप्ट स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, तो मैं उनको देख के सोचती हूँ कि ये क्यों दिखा रहे हैं, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे इतना अमीर आदमी होगा, बहुत बड़ी सी रीवो चला रहा है, बड़ी सी गाड़ी चला रहा है, और रोड पे एक लड़की की चप्पल टूट गई, वो उधर ही उतर गया, उसने हेल्प की, उसको गाड़ी में उठाई, फिर वो लड़की उसको बेवकूफ़ बनाती जा रही है, उसको घुमा रही है, उधर जाके शादी हो गई, इधर हो गई, यानी फिर शादी हो गई, फिर उसका बड़ा भाई फंसा लिया। ऐसे बहुत सारे ड्रामे। तो मैं हैरान होती हूँ, हालांकि हमने बहुत सारे ड्रामे किए, और अच्छे ड्रामे किए, अच्छे राइटर्स के साथ। हमारे सारे लाइट हार्टेड ड्रामे थे, और हम उसमें नदीम का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा वो भी पढ़ते थे, स्क्रिप्ट नदीम बेग के साथ आपने? जी, नदीम बेग, हाँ। तो वो डायरेक्टर, ज़्यादातर मैंने नदीम के साथ काम किया, एज वो डायरेक्टर थे। एक मैंने हैदर इमाम रिजवी का सीरियल किया था, जो तो आप एज ए प्रोड्यूसर साथ काम करी? उस वक्त मैं एज ए प्रोड्यूसर कर रही थी। असगर नदीम सैयद का प्ले था वो भी बड़ा हाई फाई था, बड़ा जेल वेल में शूट थी वो। तो मैं हमेशा से बड़ा डेयरिंग काम करती रही हूँ, और मुझे कहते थे कि टॉम बॉय जब शुरुआत हुई थी, जब फिल्म की बारी आई ना, तो मुझे उस ज़माने में कुछ कंट्रोवर्सीज बड़ी इन थी, और ये टिकटॉक वगैरह नहीं था, वरना ये फिल्म और ज़्यादा आगे में ले जाती। तो जब मैं उसके साथ स्क्रिप्ट पे काम करी थी, पहले मैंने वन लाइनर बनाया, फिर मेरी जब डिस्कशन हुई उनसे, इकबाल रिजवी सर से, तो मैंने कहा आप गाइड करें, इतनी फिल्में आपने लिखी हैं, तो 10 मिनट में क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए, आप ये देखें कि हमारे यहाँ फिल्मों की टीम्स नहीं है, बिल्कुल, और जो लोग फिल्म पे काम कर रहे हैं ना, वो करना चाहते हैं, और बहुत मेहनत चाहते हैं, टीम वो कभी अवेलेबल भी नहीं होती, और वो बड़े सालों तक बिजी हैं, जिनके साथ ख्वाहिश होती है, तो फिर उसके बाद आपको चुनना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है ना। इट्स ट्रू। लेकिन एक और बात भी है कि ना, थोड़ी सी हमारी इंडस्ट्री में सब कुछ तो है, लेकिन एक खास टीम जो खास डेडिकेटेडली कुछ करती हो, तो वो चुनना पड़ता है। तो व्हाई आइटम? ये थोड़ा सा पहले बताएं कि आइटम नाम क्यों रखा? क्योंकि एक बहुत मशहूर शख्सियत ने एक काम कहा, एक डिस्कशन शुरू हो गई थी इंटरनेशनली, कि जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन है। एक साहब ने बाकायदा एक बयान दिया, आई डोंट नो इफ आई कैन से ऑन स्क्रीन, कि जो लड़कियां, जो डायरेक्टर्स आइटम सॉन्ग शूट करते हैं, वो पिम्प्स होते हैं, और जो लड़कियां करती हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं। ये किसने बोला? ये बहुत मशहूर डायरेक्टर है हमारे मुल्क के, सब पता चल जाएगा एक सेकंड में गूगल में। अच्छा। तो मैंने जब ये सुना, तो उस दौर में बड़ा चल रहा था, एक कंदील बलोच, मीना मलिक बिग बॉस करके आई थी, तो वो मुफ्ती के साथ बिठा दिया एक शो में। यानी तुक नहीं बनती ना, आप इस्लाम को मीडिया से दूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये कहानी आपके दिल के बड़े करीब है, कोई इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी को देखा, उसकी कहानी? मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत शोबिज में लग रहा है, जैसे ट्रेलर देख के लग रहा है कि शोबिज में जो लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन, उनका इमेज, कितनी मेहनत करेंगी, कितने उनकी स्ट्रगल्स है, लेकिन उनको आइटम कहा जाता है। आइटम सिर्फ औरतों, यानी जो सिर्फ शोबिज की नहीं, एक लड़की जो रोड पे चल रही है,
वो भी आइटम कहलाती है। अच्छा, वो भी। मैंने क्या दिखाया है कि एक आम सी लड़की जब घर से निकलती है तो वो उसको पहले दिन से ही उसको आवाज़ें कसते हैं, चाहे वो बस में जा रही हो, चाहे वो पैदल जा रही हो, चाहे वो जॉब कर रही हो। तो एवरीबडी ट्राइज ऑन हर, और वो ट्राई करता है। जब वो अगर मान जाए तो चलो, अगर वो वीक हो ज़रा सी या इमोशनली, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल होती हैं और वो थोड़ी सी वल्नरेबल होती हैं। तो थ्रू आउट उसकी जो है जर्नी में कहाँ कहाँ उसको हरासमेंट हुई, और ये जो आइटम का लफ्ज़ भी सुनने को मिलता है। अच्छा, तो इनसे बात करते हैं आलिया से, क्योंकि आई एम श्योर कि इतनी फर्स्ट फिल्म तो आपने बहुत ज़्यादा सोचा होगा, बहुत सारे नाम जहन में आए होंगे, एंड यू डिसाइडेड कि आलिया को जो है ये इतना मुश्किल कैरेक्टर करना चाहिए। तो आलिया से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आलिया, ये बताओ ये रोल तुम तक कैसे पहुंचा? कफारा में तुम्हें देखा, और भी बड़े ड्रामे चल भी रहे हैं, तो ड्रामा से एकदम फिल्म, ये हाउ डिड दिस हैपन? हुआ ये था कि हम एक ड्रामा कर रहे थे, उसमें हमारे एक एसोसिएट डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो फेस है ना वो हमेशा बड़ी स्क्रीन का लगता है, तो मेरे दिल से ख्वाहिश है कि आप कोई बड़ी स्क्रीन पे काम करें। तो थोड़ा सा था कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, पता नहीं उस तरह की फिल्म मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं मेन पे करना चाहती हूँ, मैं कुछ वो नहीं करना अगर करूँ तो चाह फिर रही। लीड करूँ, हाँ, फिल्म करूँ तो फिर कुछ बहुत बड़ा करूँ, वरना मैं ना करूँ। खैर, उन्होंने मेरी मुलाकात हुमा जी से करवाई। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, ये पर्सनली बहुत नाइस इनकी वाइब, और मुझे लगा कि ओके। खैर, इन्होंने मुझे बोला कि ओके, स्टोरी मैं तुम्हें सुना देती हूँ अगर तुम इंटरेस्टेड हो। नाम सुन के नहीं एकदम पहले झटका लगा कि नाम सुन के झटका लगा था। मेरी सिस्टर मेरे साथ गई थी, तो मैंने कहा आइटम इसमें सब कुछ तो फिर बहुत नंगा नंगा होगा ना, आइटम टाइप होगा, क्योंकि आइटम का नाम सुनते ही बिल्कुल जहन में यही आता है। हमारे दिमाग में यही आता है कि सब नंगा नंगा चल रहा होगा। खैर, इन्होंने मुझे बोला कि बच्ची आप कल आओ तो मैं आपको पूरी स्टोरी जो है नरेट कर देती हूँ। आई सेड ओके, चलो ठीक है, आज मुझे सुना देना। उन्होंने बोला नहीं, मैं प्रॉपर तरीके से आपको सुनाना चाहती हूँ। खैर, मैं वेरी नेक्स्ट डे इनके पास गई। इन्होंने मुझे स्टोरी जब सुनाई, और सुनने के बाद मैं बिल्कुल स्टक थी और मैं रो रही थी, और मैंने इनको बोला कि ये फिल्म मैं ही करूँगी और मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, ये फिल्म मैं करूँगी और मुझसे प्रॉमिस करें ये आप मुझसे ही करवाएंगी। मुझे डांस पहली बात तो मुझे पसंद आई, दूसरी नहीं पसंद आई कोई इतनी खास। हाँ, क्योंकि उसकी उसने वजह कहा थी जो आपका दिल चाहे। जो इसकी जो मेन वजह वो ये थी कि फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना, वो कोई भी लड़की उसको फ्री में कर लेती। इतना अच्छा सब्जेक्ट है हमारे फिल्म का, और इसमें एक्टिंग मार्जिन बहुत ज्यादा था मेरे पास। और कुछ ऐसे सीन्स या कॉस्ट्यूम्स या मोमेंट जहाँ तुम्हें लगा हो कि यार ये बस ये बदल दें, हाँ, या ये मुझे बोल्ड लग रहा है, ये मैं नहीं करूँगी, मैंने नहीं बोला उसकी वजह। हाँ? जब फ्लोर पे सब लोग होते थे ना, जब मैं फ्लोर पे आने वाली होती थी, मेरा थोड़ा बोल्ड ड्रेस होता था, तो हुमा जी अगर ये एक औरत फिल्म ना बना रही होती तो शायद मैं कभी भी ना करती। वो उससे कंफर्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। मैं जब फ्लोर पे आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें, रुख बदल लें। ऐसा क्या? क्योंकि मैं इनको कहती थी कि मैं इतना बोल्ड ड्रेस पहन के सबके सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। कैसा बोल्ड ड्रेस वैसे? नहीं, जैसे हमने मुझे ट्रेलर में मतलब जैसे थोड़ी टांगे नजर आ रही हैं या मैंने जी तो होता था कि यार कोई, जाहिर है लड़के हैं, देख रहे हैं, मर्द है ना, तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि जब हमारा आई होता है ना, कांटेक्ट होता है, तो हम कहीं ना कहीं, औरत की नज़र बड़ी डिफरेंट होती है ना। सही। तो मुझे था कि यार कोई, मैं इनको ये ना बोलूं कि ये मुझे ऐसे देख रहा है या वो मुझे ऐसे देख रहा है, बस मजगी ना हो। तो इसलिए ये उनको बोलती थी कि फेसेस आप लोग दूसरी साइड पे कर लें, तो वो सीन में इतने अच्छे से परफॉर्म कर लेती, कंफर्टेबल हो जाती। और वो सीन्स की रिक्वायरमेंट थे, वो ड्रेसेस और वो आई थिंक एग्जैक्टली। और मैंने इस फिल्म में एक दिन भी ये फील नहीं किया कि मैं कोई ड्रामा परफॉर्म कर रही हूँ। और कोई गैर जरूरी डायलॉग या सिचुएशन जी ऐसे ही बनाई। मुझे हर दिन लगता था मैंने ये फिल्म, मैंने ये परफॉर्म नहीं किया, मैंने इस फिल्म को जिया है। मुझे लगता था ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि देखिए एक्टिंग में कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं, उस कैरेक्टर में चले जाते हैं। और उस दौरान मैं कोई काम भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे था मुझे ये फिल्म करनी है, और मैं बहुत स्लिम हो चुकी थी। मैं वेट लॉस भी किया ना इसके लिए, इन्होंने कहा था प्रोड्यूसर ने कि वजन कम करो। मैं फिश डाइट पे थी, और मैं क्या एक्सट्रीम डाइट पे थी, और मुझे होता, अच्छा एक गाने में हमने थोड़ा सा अपने आप को गेन किया और एक में हमने बहुत स्लिम किया। आई थिंक शुरू में जो जी और बाद में फिर एकदम जी।
अच्छा, तो कितनी डाइट तो की, कितना मैंने- वजन कम करवाना पड़ा, मतलब कितना बहुत, करवाया? बहुत। कितना बहुत केजीज? हमने मेरे ख्याल में कोई- तुमने 10-12 किलो हाँ फॉर दिस फिल्म, हालांकि पहले भी यू फाइन, जी, बट ये और कि मैं फिल्म बहुत के लिए स्लिम हो गई थी। अभी तो फिर मैंने 8 किलो फिर गेन कर लिया है। इससे भी 8 किलो कम था, इससे 8 और किलो कम सिर्फ था। फिश खाती थी सारा दिन। फिश मतलब डिफरेंट बहुत चीजें, ज्यादा गर्म पानी, पूरा दिन गर्म पानी। बहुत ज्यादा गर्म पानी लाए हुए जल्दी, जरा कपना है मेरा। अच्छा, मैंने इस कैरेक्टर को जिया है। मुझे लगता था हर दिन ये मेरे साथ हो रहा है। मैं सम टाइम जब अब्बू के सीन हो रहे हैं या लड़की को छेड़ रहे हैं सब, तो मैं मेरे पे एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी कि यार क्यों, जैसे लड़का जाता जाता ऐसे करके जा रहा है, तो उस वक्त एक औरत की कैफियत क्या होगी। एक औरत अगर बस में बैठी हुई है और एक मर्द आके उसको ऐसे ऐसे हाथ लगा रहा है या अपनी टांगे लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त औरत की क्या कैफियत होगी। तो वो कैफियत मुझ पे तारी रहती थी। तो मैं सबको यही बताती हूँ कि मैंने ये फिल्म परफॉर्म नहीं की, मैंने इस फिल्म का वो हिस्सा जिया है। अगर आप लोग ये फिल्म देख रहे हैं तो उसमें मेरे रियल इमोशंस हैं। इस कैरेक्टर में मेरे हर उस लड़की को लेकर इमोशंस हैं जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये हुआ है कि जब आप मैंने जब इसका देखा भी टीजर ट्रेलर, तो मुझे देख के लगा आलिया को कि यार ये बड़ी कोई नेचुरल सी परफॉर्मेंस और रिलेटेबल कहानी है, कोई मुझे फिल्म वाला ग्लैमर चीज़ें नज़र नहीं आई। आयमा से भी पूछेंगे, बेटा वेलकम टू द फिल्म इंडस्ट्री, माशाल्लाह। कैसा तुम्हारे कितने पहले ड्रामाज वगैरह या डायरेक्ट फिल्म से? पहले ड्रामास हैं बट अभी ऑन एयर नहीं हुए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सबसे पहले मैंने हुमर जी के साथ ही काम किया इंडस्ट्री में, मैंने इनके साथ ही कदम रखा, तो इनके साथ ही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्या और भी मूवी का कैरेक्टर क्या है और अलीना के साथ कैसे इंटरेक्शन है फिल्म में? विलन तो नहीं हो? नहीं कैरेक्टर मेरा जो है इसमें फिल्म स्टार का कैरेक्टर है, जो कि दिखाया गया है रियलिटी पे ही है। जैसे अक्सर सोसाइटी स्टार्स वगैरह को फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो उसी से रिलेट करता है मेरा कैरेक्टर जो है इसमें। जैसे कि आप बताने में मुझे थोड़ा वो हो रहा है, आगे ज्यादा ना बता दूं ना, ये भी है। नहीं ज्यादा नहीं, मैंने तो बताओ, थोड़ा छुपाओ। फर्स्ट टाइम लाइव इंटरव्यू में असल बात थोड़ा छुपाओ, थोड़ा कहानी, लेकिन बताओ। हाँ, तो खैर मेरा कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा इसमें है। दिखाया जाता है कि मैं एक फिल्म स्टार हूँ, उसके साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं और उसमें मेरा क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। ग्लैमर के पीछे एक रियलिटी है जो कि दिखाई गई है इस फिल्म में। तो वो सब चीज़ें हैं। और मुश्किल सीन्स थे तुम्हारे भी उसमें? कुछ कैरेक्टर में था ऐसी लाइंस या कॉस्ट्यूम्स ऐसे? नहीं, कॉस्ट्यूम तो Special मेरा कुछ, है, लेकिन हाँ। मुझे नहीं लगता उसमें कोई इशू है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। मेरे अगर और वो ब्लाउज heavy वगैरह film जैसे star। आपने देखा है, बिल्कुल फिल्म स्टार है उसमें। लेकिन एक फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, इसको कैरी करना। और फिर वो कॉन्फिडेंस हमें हुमा जी ने दिया, बताया ना मैंने आपको इन्होंने कि हमें बड़ा Actually, ये कभी comfort अकेले zone खड़ी देती नहीं- हैं, आप बताएं। बड़ा ये कंफर्ट एक तो ये कि सबसे पहली बात मेरी नज़र में ना, मैं जो बात बहुत फील करती हूँ, मैं सबको कहना चाहती हूँ, ये इंडस्ट्री में ना सबको औरतों की ज़रूरत है। औरतों के बगैर इंडस्ट्री चल नहीं सकती। घर नहीं चल सकता भाई, घर नहीं चल इतना सकता मुश्किल हो नहीं, जाता लेकिन है। आप देखिए दुनिया कैसे चले, दुनिया एक नहीं चल छोटी सी सकती। बात है, एक राइटर लिख देता है उठा के कि मीडिया की औरतें सेकंड रेट औरत के साथ मेरा नाम कैसे ले दिया है, या उसने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि ये तो हराम की कमाई में कमा रही हूँ, मुझे तो सीधा यानी छोड़ देना चाहिए। एक सीरियल था बड़ा मशहूर, उसके बाद 2 आर्टिस्टों ने कहा हमने तो जोग ले लिया, हम तो अल्लाह वाले हो गए। भाई आप सीन पहले तो ये बताएं, अगर आप अल्लाह वाले हो गए और ये हराम की कमाई है जो भी है मीडिया, तो आपने वो सीन करवाए क्यों उन लड़कियों से? वो खा भी रहे हैं, अब उससे रिस्क कमा रहे हैं, घर में ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड डेट भी कह रहे हैं उनको, उन्हीं औरतों को। आई फील एवरी गर्ल ऑन माई सेट इज़ रिस्पेक्टफुल एंड एनी वन हु इज़ देयर शुड रिस्पेक्ट इट। और मैंने एक फिल्म पहले की थी किसी के लिए, तो उस पर भी मैं अपने साथ एक्टर्स ले गई थी। हम मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह जाके शूट की। मैं हमेशा सेट पे इनको कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि देखिए आई कांटेक्ट होता है, आप डांस कर रही हैं और आपके लड़कियों का इतना producer एक्सपीरियंस नहीं है फीमेल, और फिर आपके जैसी, तो आपको यू फील दैट कंफर्ट। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे मेरी टीम ने बताया थोड़ा, और शुरू में बहुत सारे नाम भी आपने सोचे होंगे। मुझे उन्होंने बताया कि एक जगह हानि और शान की भी एक पॉसिबिलिटी बनी, और एक वहाँ भी एक वो ऑप्शन थी शुरू में, बिफोर आलिया एंड एमन और दूसरे लोग जो आए इसमें फिल्म में एक्चुअली आए। तो वो क्या कहानी है वो भी अभी जानने के लिए आपको छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आना पड़ेगा। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग।
हंसती रहा करें, अच्छी लगती है। गुड लुकिंग लड़कियां तो हमारी इतनी टैलेंटेड हैं ही फिल्म में। फिल्म जो आइटम है उसकी हम बात करें, ट्रेलर आपने देखा, इसमें हीरो भी बड़ा हैंडसम है, आजाद खान। हाँ, एक्चुअली ये आजाद इसकी फर्स्ट फिल्म है? इनकी ये फर्स्ट नहीं है बेसिकली। इन्होंने एक सनडांस फिल्म फेस्टिवल की फिल्म की भी है हॉलीवुड की। ही इज बेस्ड इन डैलस। अच्छा, इसलिए एक और look ये भी एक बेसिकली अलग सी ही ना आ रही इज है। एक्स कैप्टन आर्मी, तो थोड़ा आर्मी से इसका ताल्लुक है काफी, और गनर भी है। आई वाज इसीलिए वर्किंग वो फॉर फिर वो आर्टिलरी। डैशिंग पर्सनालिटी और वो है। और नजर आ हमें रहा है। एक हमारी फिल्म में ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जनरली जो मेरा जो नहीं ना, वापस आ idea रहे मुशाहिदा। हैं हम आ रहे हैं उस पे कि जी फिल्म क्योंकि जी, वक्त जी। का मुकाबला सख्त है, तो राइज एंड शाइन पे भी इनसे ये पूछेंगे कि फिल्म आइटम बनाते हुए आपके जहन में कुछ और नाम भी होंगे हाँ, पहले, वो बताइए कि क्या ऑप्शंस थे। बिल्कुल इसके उसी पे आ रही है कि शुरू। हमने सोचा हुआ ये था कि हमें थोड़ा सा मेच्योर एक्टर चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद ही मर्द के अंदर ये डिसिसिवनेस आती है कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या, और वो औरतों को किस हद तक उसको कंट्रोल करना है या सही, उसको तो फिर वो- क्या ऑप्शंस थी? तो हमारे पास ऑप्शन क्या थी पाकिस्तान में? शान को ले लें या फैसल कुरैशी को ले लें, उसके बाद कोई नाम खास नहीं आता जो कि डायलॉग्स बोल सके और बहुत। लड़की के लिए इसमें और लड़की के लिए हमने बहुत सारी लड़कियों से बात की, लेकिन हानिया से भी मेरी बात हुई। अच्छा, फिर क्या? हानिया के पास टाइम नहीं था। हानिया लाइक दी स्क्रिप्ट, हमने डिस्कशन की, लेकिन शी वाज टू बिजी, मुस्तकिल उसको जाना आना, और यानी हम बैठ ही नहीं सके। No doubt, अदरवाइज वो उस वक्त एकदम से बिजी हो गई थी, अदरवाइज टाइम था कि हम उस वक्त वो शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, शी लाइक द स्क्रिप्ट एज वेल। शान के साथ हमने बाकायदा अच्छी मीटिंग की एंड शान कमिटेड टू अस, और उन्होंने कहा कि हम करेंगे फिल्म, मैं करूँगा आपके साथ, और बिल्कुल करेंगे 100%। तो जैसे उनकी अर्थ आने वाली थी दिसंबर में, आई वेटेड फॉर हिम फॉर 6-7 months, और फिर पता चला कि सडनली कि वो पूछ रहे हैं कि फिल्म में जो है इतने पैसे जो है, क्या नाम है, कितना बजट तो इसका इतना नहीं है, तो मुझे तो 2 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ चाहिए। तो उस वक्त फिर मैंने एक जुमला उनको, फिर मैंने पूछा उनसे मैसेज किया, मैंने कहा फिल्में पैसों से नहीं बनती, फिल्में दिमाग से बनती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो अगर इतनी पैसों से अच्छी हिट फिल्में बनती होती तो फिर 65 करोड़ की यलगार तो सुपर हिट होती, जो कि फ्लॉप हो गई, वो ज़बरदस्ती दिखाई गई लोगों को या क्या किया गया, आई डोंट नो। तो आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लें, वट एवर द अमाउंट यू वांट, मुझे आप गारंटी दें कि मेरी फिल्म इतना बिजनेस करेगी, ये इतना कम अज़ कम बिजनेस करेगी, तो मैं आपको वो अमाउंट दे दूँ। फिर हाँ, क्योंकि देखिए सीनियर एक्टर्स हैं ना, तो आप फिर क्या फिल्म कहा स्टार, उन्होंने शान ने? तो उन्होंने उसके बाद कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा अभी जो मैं आपको दे रही हूँ आप वो ले लें, लेकिन पहले कमिटमेंट हुई थी कि फिल्म कर लेंगे। हाँ, क्या उन्होंने उस सभी- वक्त मुझसे ऐसी कोई पैसों की बात भी नहीं अच्छा की। अच्छा अच्छा। ही वाज लाइक कि मैं अर्थ कर लूं, फिर मेरा एक वो उनकी एक और फिल्म आने वाली थी, उसकी वो और बाहर आपने जाके वेट वो किया। हाँ, मैंने उनका वेट किया, बाकायदा वेट किया। अप्रैल तक उन्होंने कहा था मेरी फिल्म की वो नहीं है, बड़ा क्या अच्छा नाम, हो जाता क्योंकि शान भी अगर होते तो फिल्म हाँ, में वैसे क्योंकि किसी भी मेरे फिल्म जहन में में तो था अच्छे कि तो लगते हैं एक बहुत। तो इजी बात, सबसे अच्छी बात ये कि वो स्क्रिप्ट ऐसा है हमारा कि उसमें ना मर्द की परफॉर्मेंस जो है ना, देखिए वो सेकंड हाफ में एक्चुअली अच्छा, और आपके 6-7 months वेट करने के बाद फिर कोई और ऑप्शन उसके बाद? फिर हम इत्तेफाक ऐसा है कि मैं कुछ आर्टिलरी का काम कर रही थी एंड आई वाज देयर इन आर्टिलरी। मैंने एक एंथम किया है, इसमें 3,500 फौजी हैं, तो वो मैं शूट कर रही थी, तो वहीं पे मुझे एडवाइस आई कि भाई ये रेडियो आज़ाद के हैं, उन्होंने भी सनडांस फेस्टिवल का एक प्रोजेक्ट किया, उनके सॉन्ग, इनकी फिल्म को जो है एप्पल टीवी ने परचेज भी कर लिया है, तो आप देखें। तो जब मैंने उनसे बात की, देखते तो नहीं कहा हीरो मिल गया मुझे मेरा। नहीं देखते ही नहीं कहा। अच्छा, देखते नहीं। वो थोड़ा सा आदत रही ना हमेशा ग्लैमरस लोगों के बीच में रहने की, तो इतनी जल्दी नहीं समझ में आता। थोड़ा टाइम लिया आपने। तो मैंने उनको उससे ऑडिशन ली, मैंने कहा कि मुझे डायलॉग डिलीवरी, और मुझे फिर पता चला उन्होंने स्टेला एडलर से बाकायदा एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। वेरी नाइस। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर अब सोचा I हीरो must मिल try। गया। यस, फिर मैंने उनको कहा, क्योंकि हमारी नज़र में हमेशा हम जो हीरो सोच रहे होते हैं ना, बड़ा कोई वो, वैसे ये उसी एज ग्रुप, ये यानी उसी एज ग्रुप सही, के तो जैसे आपका हीरो मिल गया। उसके बाद फिर दिन आलिया और एमन की कैसे हाँ, entry आलिया है? वो का जो कैसे है, सोचा? आयमा कितने अरसे तो बाद? हमने आलिया पहले हो गई थी, और आलिया को जब हमने कास्ट किया तो एक्चुअली उस वक्त मैं काफ़ी लड़कियों को ऑडिशन भी करके और कुछ को मैं फ्री भी कर चुकी थी, बिकॉज आई वांटेड देम टू स्पेयर 2 months स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपको यू हैव टू लिव दिस फिल्म। और ये 25 में फिल्म बनी है? 2025 नहीं, ये फिल्म हमने शुरू कर दी थी 2020 में। अच्छा। कोविड का लॉकडाउन हुआ था तो हम सारी लोकेशंस पैक कर चुके। भाई 5 साल बाद रिलीज हुई भाई। हाँ, क्योंकि उसके बाद हमारे सेट्स रह गए थे जो 18 महीने स्टूडियोज वगैरह सब बंद थे, यू नो, सिनेमाज भी लॉकडाउन जब हुआ था,
तो 18 महीने तो सिनेमास भी नहीं थे। टॉम क्रूज की फिल्म 3 साल बाद। मैं तो कह रही हूँ नाम में कितनी कंफ्यूजन है, सेट पे नहीं होती थी आलिया आयमा करी जी। अच्छा, दोनों इकट्ठे नहीं है फिल्म में। अलग-अलग हमारा हुआ था। इनका साथ कोई कैरेक्टर नहीं, साथ नहीं है कुछ। मैं अब आपको बताती हूँ कि जो शुरू में सॉन्ग है वो एक महफिल का सॉन्ग है। ओके, एंड दैट रिप्रेजेंट कि पाकिस्तान में फिल्म स्टार्स को बुला के सामने खड़े होके डांस करवाते हैं। इट्स अ फैक्ट। बड़ी बड़ी स्टार्स के बारे में मशहूर है, उनके साथ जो हादसात होते हैं। ये प्राइवेट महफिल है, दैट्स व्हाई शी इज वेयरिंग अ बिट रिवीलिंग क्लोथ्स, यानी थोड़ा सा ऊपर पेट नीचे तो हो सकता था, वरना रिवीलिंग नहीं है। बैक दिख रही है वो भी कोई रिवीलिंग नहीं है। लोग डर जाते हैं आइटम का नाम सुनना। वो आइटम्स कराए जाते हैं प्राइवेट पार्टीज में। प्राइवेट पार्टी तो बहुत आम है भाई साहब, क्योंकि उसमें मेरा एक डायलॉग है। क्या डायलॉग है इसमें? यही कि इन्होंने प्राइवेट महफिल करा के मेरे नाम की तो वैल्यू ही गिरा दी। हाँ, तो वो फिल्म स्टार है और उसको जब आपको याद स्टाइल ने बोल के बताया ना जरा, फिर वहां वैसे ही बताएं मैं जैसे फिल्म में बोला उसी एक्सप्रेशन के साथ। समझो मैं विलन हूँ। हाँ विलन नहीं, कॉल पे मैं बात कर रही हूँ। चलो मैं कॉल पे और मैं उसमें बोलती हूँ कि इन्होंने तो मेरी प्राइवेट महफिलें करवा के मेरे नाम की तो वैल्यू ही गिरा दी। तो वो बोलती हैं कि नहीं किया करो, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि एक दिन तुम पछताओगी। नहीं वैसे ही बोलो, ऐसे ना बोला करो आयमा। तो उसमें नहीं वैसे ही बताओ ना, फिर बोला क्या बोला? मैंने उन्हें फिर बात की कि कहाँ अपने शौक से करती हूँ बीबी, अब ना जाओ तो घर से उठवा लेते हैं। नहीं वैसे बोल के बताओ, जैसे कैमरे में वैसे ही बताओ, जैसे एक्टिंग करके आयमा एक्टिंग करके इसमें जान डालो, वैसे ही बोलो कि यहाँ देख के समझो बस ये कि इन्होंने तो वैसे लाइक फोन, इन्होंने तो मेरे नाम की वैल्यू ही गिरा दी। इन्होंने तो प्राइवेट महफिलें करवा के मेरे नाम की वैल्यू ही गिरा दी। डायरेक्टर कट करें, दोबारा करना है अपने रीशूट? नहीं ओके, ये करवा के दिखाएं जरा, ये करवा दें आप। नहीं ये बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा है। तो वैसे ही करवा के बताएं हुमा। वो फर्स्ट टाइम लाइव बैठी है तो कोई बात लाइव है नहीं, समझो ये फिल्म वाला कैमरा ही। ये खालिद भाई ने फिल्मों में काम किया हुआ, इसमें डीओपी रहे हैं। वैसे बोलने वाली थी ना, इसमें तो आंखों में आंसू होंगे, इसमें तो जरा फील करो इसको। आई एम फील इट, एक्शन कहते हैं आप, कहते हैं शायद आपके कहने से एक्शन। वहां देखिए, कहाँ अपने शौक से करती हूँ बीबी, अगर ना जाऊं तो ये लोग घर से उठवा के, गार्ड उठवा के घर से उठवा लेते हैं। और लाइक डायलॉग भी मुझे कुछ याद नहीं है, घर से उठवा बहुत टाइम हो गया। कोई गोली ना मार दे, कोई गोली ना मार दे या तेजाब ना फेंक दे, तो इसी डर से बस चली जाती हूँ। वाह 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 वाह, पैकअप पैका घर जानी। अब इसके बाद बस खत्म हो गया, हमें इतना ही चाहिए था। तो अब ये अपनी भी कोई जरा लाइन बताओ ना अच्छी सी कोई। मेरी इसमें लाइन है कि हमारे लिबास पे बात हो रही थी इस फिल्म में कि आप लोग, एक रिपोर्टर पूछता है कि आपको नहीं लगता कि हमारी फिल्म स्टार्स को आइटम नंबर नहीं करना चाहिए, मुख्तसिर लिबास, हाँ मुख्तसिर लिबास पहन का आइटम नंबर नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है क्यों, अवार्ड शो में पार्टीज़ में आजकल बहुत मुख्तसिर लिबास पहन कर लड़कियां जाती हैं, आम लड़कियां बहुत बोल्ड कपड़े पहन रही हैं। ये बहुत ही आपने बेबुनियाद सा सवाल किया है मुझसे कि एक हीरोइन अगर बोल्ड ड्रेस नहीं पहनेगी, एक फिल्म में अगर एक हीरोइन बोल्ड ड्रेस नहीं पहनेगी तो वो उस सीन की डिमांड पूरी नहीं हो सकती ना। ये फैक्ट है, ये बताया तुमने जी, ये फैक्ट है। तो बहुत सारी ऐसी मेरी लाइनें हैं जो कि अभी मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैंने वन गो में इतनी बोली है फिल्म देखूंगी वीकेंड पे तो बताऊंगी। चलो जाते जाते बताएं आइटम, जब ये इसका ट्रेलर इसके नीचे लोगों के कमेंट्स कैसे आए हैं फिर नाम को लेकर? अब आपको मैं बताऊं तो देखिए, सबसे पहली बात जो 90% लोग हैं ना, वो आप जैसी कोई चीज रिलीज करें, हमारे मुल्क में जरा नाखुश लोग हैं तो वो कोई ना कोई उनके पास कहने के लिए कमेंट होता है, वो कहते हैं ये क्या नंगी हो गई, इसने ये क्या पहन लिया, हालांकि ऐसी कोई ड्रेसिंग नहीं है। जनरली आप आम पार्टीज में, अब तो आप टिकटॉक जब से वायरल, शादियां जब से टिकटॉक हुए, लड़की खुद लड़कियां इतनी बड़ी मेरे सॉन्ग पे भी बाकायदा वो आगे से अपने दूल्हा को शादी में वेलकम कर रही थी नाच नाच के। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। असल बात ये कि आपने सिर्फ ये ब्लेम करना है जो मीडिया में बैठी हैं, उनके कपड़ों को मॉरल पुलिसिंग करनी है। अदरवाइज दिस इज जेनरिक है। एक सिंपल सी बात है, मैं एक दिन देख रही थी किडनी सेंटर का ब्रांच, उस ब्रांच में सारी लड़कियां मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट ड्रेसेस और क्रॉप टॉप और इस तरह के कपड़े पहनी हुई हैं। साड़ीज आम है, यानी अब एक फंडिंग का इवेंट है। व्हाई, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? आई थिंक बिकॉज़ जो ट्रोलर्स हैं, जो हेटर्स हैं, उनको बुरा बोलना ही है, बिकॉज़ हेट सेल्स।
जो है आपका रेज सेल्स में, हमें ये पता है, ये बात, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। तुमने दोबारा आना है शो पे, आलिया, अभी बहुत सारी बातें ये सारी जमा कर लो आयमा तुम भी, और 1 by 1 में नेक्स्ट टाइम फिर और बात करेंगे। मैं जरा मूवी देख लूं वीकेंड पे, फिर जरा और अच्छा फिर हम इस पे बात कर सकेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म, आप भी जरूर देखें आइटम, बिकॉज इसका सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त है, जो हरासमेंट फेस करती हैं लड़कियां, और ये कि खासतौर पे शोबिस की जो लड़कियां हैं उसकी कहानी है। और मैं आपसे इजाजत लूंगी। कैसा हुआ शो भाई? आज जोहेब भी नहीं थे, कैसा कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने ज़्यादा? कमेंट्स में बताइएगा। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जोहेब भी शो पे होंगे। टिल देन खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।